गुड इवनिंग नाजरीन, मैं हूं चौधरी अंसर। प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ आज आप क्रिसमस हॉलीडे के बाद आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो रहा हूं और प्रोग्राम को हम जैसे एज स्केजुअल हम कंटिन्यू करते हैं। मैं इंशाल्लाह आज के बाद फिर एवरी फ्राइडे शाम को सेम टाइम पे इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो जो अभी रिसेंट यूरोपियन के वाले से जो चेंजिंग्स आ रही हैं, मोस्टली लोगों की आजकल फ़ोन कॉल्स भी और इंक्वायरी भी यही होती हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द ब्रेक्सिट। सो अभी ब्रेक्सिट की जो अनसर्टेनिटी है, जो यूके में जो डिबेट चल रही है पार्लियामेंट, आप लोग सारे उसको देख रहे होंगे। उसके बाद अगर इनकी डील वो कंफर्म होती है तो उसके बाद इनका प्लान ये है कि अगर ब्रेक्सिट हो जाता है तो फिर इनको यूरोप मुल्कों से भी और आउटसाइड द यूरोप जो है वो लोग चाहिए होंगे जो कि वर्क परमिट पे, शॉर्ट वर्क परमिट पीरियड पे और लॉन्ग पीरियड पे उसको स्पेसिफाई करेंगे और उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी। इसके वाले से वो इनका पूरा होम ऑफिस का वो प्लान होगा। लेकिन जो अभी इनका वो प्रोजेक्टेड प्लान है वो यही है कि अगर ब्रेक्सिट हो जाता है और उसके बाद फिर इनको लेबर फोर्स लोग चाहिए होगी यूके को, जो कि वो यूरोप से भी लेंगे, बाहर से भी लेंगे, एशियन कंट्रीज़ और अक्रॉस द वर्ल्ड वो लेंगे और उनके लिए डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स होंगे। लेकिन जो अभी तक उन्होंने सर्टन क्राइटेरियाज उनके लिए रखे हैं कि अगर वो लोग आएंगे तो जो लोअर मैनेजमेंट जॉब्स और मैनेजमेंट जॉब्स के वाले से उन्होंने जो सैलरी का थ्रेश होल्ड रखा है वो डिफरेंट ये चीज़ें सारी उसके वाले से स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर के वाले से वर्क परमिशन या जो बिज़नेस कैटेगरी है, बिज़नेस कैटेगरी में तो अभी कोई ऐसी चेंजिंग जो वेरी नियर फ्यूचर नज़र नहीं आ रही। लेकिन वर्क परमिट वीज़ा में ये इनका ये है प्लान कि ये लोगों को बाहर से वो लेके आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैं अपने प्रोग्राम जब हॉलीडे से पहले स्पाउस वीज़ा के वाले से लोगों की बहुत कॉल्स आती हैं, 7 ईयर रूल के वाले से बहुत कॉल्स आती हैं, लॉन्ग रेजिडेंट के वाले से बहुत कॉल्स आती हैं। तो उनमें मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग रेजिडेंट के वाले से जो ILR एप्लीकेशन होती हैं वो जो 10 ईयर्स जो एप्लीकेशन है उसका याद रखें कि वो सिर्फ जब आप इस मुल्क में लीगली 10 ईयर से रह रहे हैं तो आपकी वो भी LR एप्लीकेशन लॉन्ग रेजिडेंट एप्लीकेशन होती है, बट लिविंग इन द यूके फॉर लीगली फॉर 10 ईयर्स तो वो उस कैटेगरी में आती है। कई लोग समझते हैं कि जब हम लीगली या अनलीगली यूके में रह रहे हैं तो वो 10 साल के बेस पे दे सकते हैं। वो ऐसा नहीं है। उसके लिए जो पहले 14 ईयर्स का होता था अब वो 20 ईयर्स है। सो 20 ईयर्स में जब आप इस मुल्क में लीगली या इलीगली आप रहे हैं उसके आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। आपके पास यहाँ पे यूके में एंटर होने का प्रूफ होना चाहिए और उस कंटिन्यूस पीरियड के साथ आपके पास जो भी अगर आपके नाम पे कोई बिल थे, आपका डॉक्टर था, कोई लेटर था जिनके साथ आप रह रहे थे, उन लोगों की तरफ से कंफर्मिंग लेटर थे, या अगर आपका अकाउंट था तो बैंक स्टेटमेंट है, या अगर आप उस वक्त काम करते रहे हैं उनका कोई प्रूफ आपका, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 20 ईयर्स की आपको वो आपके पास होनी चाहिए। और वो आप जब एप्लीकेशन करें तो वो सारी 20 ईयर्स उसमें आपने इस्टेब्लिश करना है, साबित करना है कि आप इस मुल्क में 20 साल से रह रहे हैं। उस बेस पे आप एप्लीकेशन देंगे और तब वो आपको ILR जो वो ग्रांट करेगा। होम ऑफिस आपकी सारी जो है वो एविडेंस देखेगा। एविडेंस देखने के बाद फिर वो आपको एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली कंसीडर करेंगे और उसके बाद उस पर फैसला करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये आपने याद रखनी है कि आपका पीरियड उसमें कोई जो है वो पीरियड ब्रेक, फ़र्ज़ करो आप 10 साल कैटेगरी पे आप कर रहे हैं तो और आपका पीरियड उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो होम ऑफिस का आपकी एप्लीकेशन के वाले से अगर वो रिफ्यूज़ हुई हैं और उसके बाद उन्होंने आपको टाइम दिया है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो है फर्दर एप्लीकेशन करनी है, तो वो टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन अगर हैं तो वो फिर आपका जो है वो उसके जो कंप्लाइंस है उसके मुताबिक आपने, और अगर वो पीरियड ब्रेक हुआ तो फिर आप 10 ईयर्स जो है वो आपकी जो है कैटेगरी उसमें आप वो जो है वो नहीं उसमें नहीं आते। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर जो लोग आते हैं वो सेम क्वेश्चन पे। वो दूसरा 7 ईयर जो रूल है वो थोड़ा वो डिफरेंट है कि अगर आपके बच्चे यूके में 7 साल से रह रहे हैं
और उनको वो अंडर 18 है, और उस बेस पे आपने वो इस्टेब्लिश करना है उनके बच्चों का जो भी, अगर कोई स्कूल सर्टिफिकेट हैं, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें आपने साथ लगा के और खुद या लॉयर के पास जाके वो एप्लीकेशन करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग एप्लीकेशन करने से पहले इनको देखते नहीं हैं, और फिर वो एप्लीकेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन उनको फेस वो करते हैं, और उससे बेहतर ये है कि जी। तो हम चलते हैं जी कॉलर की तरफ। जी हेलो। जी जी हेलो, आवाज नहीं आया? आ रही आवाज़, आप बात करें। हाँ, मैं थोड़ा पूछना था एक। जी जी मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जी जी नेपाल से। जी अभी मैं उसको लाया नहीं, अभी लेने जाना था। जी इधर से मैं अपना नहीं, इधर से मैं क्या बोलती है, स्पॉन्सर लेटर ही भेज के चलेगा कि मैं आप ही जाना पड़ेगा? नहीं, बच्चा जो आपने अडॉप्ट किया है, आप उसको मिली हैं पहले नेपाल में? हाँ हाँ, मिले, अपना ही रिश्तेदार की बच्चा है। उधर आपने अडॉप्शन पहले नेपाल से होगी अडॉप्शन उसकी लोकल कोर्ट से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लास्ट ईयर जाके आई, अभी 5-6 महीना हो गया। ओके, तो इधर आपने सारा जो प्रोसेस वो कर लिया है उसको लाने के लिए, यहाँ पे भी आपका होम अभी स्टडी कुछ ये वो नहीं सारा किया, कुछ? इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मेरे को पता नहीं ना। हाँ नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप खुद नहीं कर सकेंगी। आप किधर लंदन एरिया में रहती हैं? ये बर्मिंघम में रहती हूँ। अच्छा, बराबर। कोई भी आप ज़रूर लॉयर के पास जाएं और उनसे ये एप्लीकेशन करवाएं, क्योंकि अगर आप खुद करेंगी, आपको इतना पता नहीं होगा, तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना हो जाए आपकी। जी, किसके पास जाऊँ? किसी सोलिसिटर के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, वो आपकी एप्लीकेशन आपको बताएंगे सारी, कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे होम स्टडी रिपोर्ट और वो सारा विज़िट करके उसके बाद वो आपको पूरा वो एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है यहाँ पे, और आपको शायद खुद उसका सारा आप ना कर सकें, तो किसी आप सोलिसिटर के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, और वो उनको बताएं कि मैं ये वहाँ से अडॉप्शन मेरी होगी है, मैं ये उनको अडॉप्ट करके यहाँ पे लाना चाहती हूँ, तो वो फिर आपका सारा प्रोसेस वो करेंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम अली है, मैंने आपसे काउंसिल करना था। जी जी मेरा एक्चुअली मुझे 3 इयर्स की 2 दफ़ा लीव मिल चुकी है, लीव टू रिमेन 2 टाइम ना। जी जी जी, तो मैंने जो है ना, मेरा इंडेफिनिट ड्यू है अप्रैल के अंदर। जी जी तो मैंने ये पूछना था कि मुझे लॉ है कि मैं प्रीमियम में जा सकता हूँ मैं इसके लिए? अभी फ़िलहाल तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आजकल हो रही हैं, प्रीमियम जी जी में जी ऑन एंड ऑफ क्लोज होता है अब, क्योंकि आजकल सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रही हैं, जी जी जी। तो वो ऑलमोस्ट सेम लाइक प्रीमियम। तो आप बेहतर है कि अच्छा जी। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी जी जी, नेक्स्ट कॉलर। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, पूछना है कि ये वर्क परमिट जो है, ये कोई तब्दीली आई है, इधर आसानी हुई है पहले से? कोई पहले तो काफी तनख्वाह भी होती थी, और जी, अभी थोड़ी सी रोशनी डाल दें अगर कोई तब्दीली हुई है अपने तो प्रोग्राम के आदमी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अभी मैंने अपने प्रोग्राम, अगर आपने सुना प्रोग्राम मेरा, तो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि ये ब्रेक्सिट के बाद इसमें वर्क परमिट की ये पॉलिसी ले रहे हैं, कि जो है वो कर रहे हैं उसमें, कि स्किल्ड नॉन स्किल्ड वर्क परमिट्स में। तो अभी आप थोड़ी देर वेट करें, इनकी पॉलिसी आएगी, उसके बाद आप जो है वो करेंगे, इनको वो इसको कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं वर्क परमिट एप्लीकेशंस को, कि थोड़ा इसको आसान बनाएं। जी, नेक्स्ट कॉलर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आपसे पता करना था, मैंने आपको बताया ये मेरा लीव टू रिमेन मुझे मिली हुई 3 इयर्स की 2 टाइम ना। जी जी तो मेरी एक्सपायरी है अप्रैल के अंदर ना मेरी। जी जी तो इसके लिए मुझे प्रीमियम लाओ है, मैं प्रीमियम जा सकता हूँ प्रीमियम के अंदर? हाँ, प्रीमियम के अंदर आप जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रीमियम में आपको खास जाने का फ़ायदा नहीं, इसलिए क्योंकि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रही है, सबमिट हो जाती है उसी वक्त ही। अच्छा जी। उसी वक्त ही आपको वो जो बायोमेट्रिक वगैरह वो भी आप ले सकते हैं, तो आपको प्रीमियम मेरे ख्याल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रूटीन में जो प्रोसीजर करते हैं इसको, इसमें कितना टाइम लगता है? नहीं, पोस्ट आजकल मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट करने हैं।
अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगता है अगर रूटीन में अगर जमा करवाते हैं हम तो? टाइम आज से मतलब 6 to 8 वीक नॉर्मल आजकल ये लगा रहे हैं डिसीजन करने में, जल्दी डिसीजन आ रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा अच्छा, जी चलिए नेक्स्ट ठीक है, कॉलर। बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम। हाँ तो जैसे कि नाज़रीन ये इन्होंने दोबारा रिपीट कॉल आई इनकी, उसके वाले से प्रीमियम सर्विस के वाले से पूछने। तो आजकल होम ऑफिस ने मोस्टली एप्लीकेशन जो सारी वो ऑनलाइन कर दी हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें वो स्टेट वे आपको जो वो बायोमेट्रिक आपका वो आप उसी वक्त आपको रिसीव हो जाता है। जब आप IHS फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिशन के बाद वो आ जाता है। और वो भी ऑलमोस्ट ही एक आप ऐसे ही समझें कि एक जैसे प्रीमियम सर्विस का इसी तरह ही ये अर्जेंट जो है वो एप्लीकेशन आपकी होती है। आपके पहले तो पोस्ट करते थे, उसमें टाइम लगता था, अब वो स्टेट वे होम ऑफिस के पास चली जाती है। और उसके बाद फिर आपने जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन के साथ आपने सबमिट करने होते हैं। तो ये होम ऑफिस इन चीज़ों में डे बाय डे चेंजिंग्स करते रहते हैं, जिसको हमने अपना फॉलो करना पड़ता है। जी कौन साहब कहाँ से जी? हेलो, मिसेस भट्टी बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि मुझे पिछले साल इंडेफिनेट मिला था जी तो अभी 1 फरवरी को मैं नेचुरलाइजेशन के लिए जानती हूँ, जी लेकिन मेरे 2 बच्चे जो हैं वो 18 से अबव हैं और एक जो है वो 17 एंड हाफ। मुझे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी कि उसके लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि उसका नेचुरलाइजेशन करूं? और नंबर 2 कि उसकी रजिस्ट्रेशन मेरे साथ ही होगी कि उसका लहदा जो बच्चे अंडर 18 है उनकी तो आप रजिस्ट्रेशन करा दें, और जो ओवर 18 है उनकी आपके साथ ही नेचुरलाइजेशन होगी। जी जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। तो क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? जी जी करें करें। अच्छा, पूछना ये था कि मेरा केस ना टॉइक का था, ETS का, और मैं ब्रिटिश वाइफ है, मेरी वाइफ ब्रिटिश है। अच्छा जी। तो मेरी वाइफ तो कोर्ट ने ना फर्स्ट ट्रिब्यूनल में ना मैं रिफ्यूज की, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट किया, रिलेशनशिप एवरीथिंग, तो कह रहे हैं वापस जाके उधर से अप्लाई करें। तो अभी अपर ट्रिब्यूनल में मैं गया हूँ, तो क्या कितने चांसेस होते हैं कि उधर एक्सेप्ट नहीं हो उन्होंने जाएगा? क्यों आपको क्यों कहा है कि वापस जाके अप्लाई करें? जी, उन्होंने क्यों कहा है आपको कि वापस जाके अप्लाई करें? वो ETS टॉइक की वजह से। टोइक की वजह से नहीं तो, लेकिन आपने खुद सारा कुछ किया था, आपका कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं था? जी मैंने खुद किया था, इवन जज ने एक्सेप्ट किया था, मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो आवाज कट करो। जज ने एक्सेप्ट किया था, मेरी इंग्लिश अच्छी है जी। तो उसके बाद सारा कुछ एक्सेप्ट किया। वो जस्ट रिलाई कर रहे थे ना विटनेस स्टेटमेंट पे, ETS की जो विटनेस स्टेटमेंट है ना, उस पे बस वो रिलाई करते, तो उसकी बेस पे ही उसने रिजेक्ट कर दिया, अपील अलाउ नहीं हुई। अच्छा नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी केसेस आए हैं, अथॉरिटी आई है टोइक के वाले से और हाई कोर्ट की तरफ से, और वो आपके जो वकील साहब हैं उनको वो अथॉरिटी जो है वो रेफ़र करनी चाहिए थी जब वो हेयरिंग पे गए हैं। तो उसमें वो उन्होंने बड़ी क्लियर एक अथॉरिटी आई है कि जो सब लोग हैं तो टोइक के वाले से आप उनको कैसे जो इसके अंदर वो लेके आ सकते हो, जिन्होंने वो किया ही नहीं, जिन्होंने सारे जेन्युइन एग्ज़ाम दिए हैं, उनको आप कैसे इसमें वो कर सकते हैं। तो उसमें अथॉरिटी है वो उनको साथ लेके जानी चाहिए थी, उस पर आर्गूमेंट करने चाहिए थे। तो अभी अपर ट्राइब्यूनल में भी अगर आपने आपके वकील साहब ने कोई ग्राउंड्स वगैरह इस वाले से अच्छी भेजी हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको परमिशन टू अपील उसमें वो अपर ट्राइब्यूनल की अपील के लिए वो मिल जानी चाहिए जी। तो नाजरीन हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद दोबारा मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करूंगा। आप अगर जिन लोगों के मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मेरा स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में आपको उसमें ईमेल पे आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
Kenton Solicitors, one of the leading firm of proficient legal experts, immigration, property, injury claim. Call us now on 0208 907 2444. वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम कानूनी मशवरे में चौधरी अंसर महमूद के साथ। तो मैं आपको जैसे कि ये बात हम कर रहे थे डिफरेंट जो इमिग्रेशन अभी चेंजिंग्स आएंगी। जी कौन साहब कहाँ से जी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, क्या आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चौधरी अंसर है जी। अंसर साहब, मेरा नाम हारून है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि मैंने जो विजिट वीजा अप्लाई किया था अपने फैमिली के लिए पाकिस्तान से जी, एंट्री क्लियरेंस जी, तो वो उन्होंने कुछ उसमें गलती कर दी थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी और लेटर भेजा कि हमने डिसीजन ओवरटर्न कर दिया, रीसबमिट कर देते हैं। अच्छा, तो पासपोर्ट रीसबमिट किए हुए 1 महीना हो गया, अब हमें कुछ पता नहीं है कि अब हम कहाँ उसे ट्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं है। अगर इस सिलसिले में कोई रहनुमाई फरमा सके तो बड़ी इनायत था जी। ये वैसे विजिट वीज़े के लिए इतनी देर तो नहीं लगानी चाहिए, उनको 4 हफ्ते पासपोर्ट तो होल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये कर भी रहे हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, जो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वहाँ से। साहब ये विजिट वीजा नहीं है, ये विजिट वीजा नहीं है, ये EEA फैमिली परमिट है। अच्छा, EEA फैमिली परमिट है जी। अच्छा ठीक है, तो उस पर भी वो आपको 6 मंथ का उनको पहले वीज़ा देंगे वहाँ से, फिर यहाँ जब वो आएंगे तो फिर आप 5 साल का उनके लिए। वो तो 6 मंथ का देंगे, वो तो ठीक है, एक प्रोसेस है। लेकिन मेरा सवाल इतना सा है जी, कि उन्हें पासपोर्ट जब उन्होंने अपनी होम ऑफिस ने जो इमिग्रेशन वहाँ पे एंट्री क्लियरेंस है उसने माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा जी आप पासपोर्ट रीसबमिट कर दें, हमने डिसीजन ओवरटर्न कर दिया। अब हमें पासपोर्ट सबमिट किए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब हमें कुछ भी नहीं पता इसमें कितना वक्त लगता है। नहीं इसमें ना नॉर्मल मुझे शक नहीं पता। नहीं, जो है ना रेजिडेंट वीज़ा जो फैमिली का यूरोपियन का, इसमें नॉर्मल वो उन्होंने नॉर्मल 6 to 8 वीक लगा देते हैं वीज़ा स्टैम्प करके पासपोर्ट आपको वापस देने में। सिंपल विजिट वीज़ा हो जी जी 6 to 8 वीक, तो आप इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो आपको वीज़ा स्टैम्प करके पासपोर्ट भेज देंगे। अगर वो नहीं भेजते तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उनके फ़ोन नंबर भी हैं और ईमेल भी हैं, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो जी जी। भाई अभी मैंने आपसे सवाल किया था तो सॉरी मेरा फोन बंद हो गया था, तो इसलिए मैंने दोबारा फोन किया। वो मैंने आपसे पूछा था कि मेरा एक बच्चा जो वो बिलो 18 है, तो आपने कहा कि उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मैंने आपसे पूछना था कि वो हमारा इस फर्स्ट को 1 साल होना, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन मैं अभी करवा सकती हूँ कि उसका भी 1 साल पूरा होना जरूरी है? और सेकेंडली प्लीज आ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह कितनी है? थैंक यू जी। इसमें आप अभी जब ये आपने बता रही है ना फर्स्ट को अपने साथ ही उनकी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आप भेज दें, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस इन्होंने रिसेंटली ये चेंज की है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्योंकि क्रिसमस हॉलीडे से पहले उन्होंने थोड़ी सी इनमें चेंजिंग लेके आए हैं फ़ीस में रजिस्ट्रेशन वगैरह के वाले से। वो आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सिंपल है कि होम ऑफिस में आप गूगल में डालेंगी कि होम ऑफिस फ़ीस, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की फ़ीस एग्जैक्टली आपको वो मिल जाएगी, आप उसके मुताबिक इनको वो आप फ़ीस पे कर सकती हैं जी। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी फर्स्ट एक्सटेंशन है, मेरा 2.5 साल का वीज़ा मिला था जी। तो मैंने एक्सटेंशन में अभी अप्लाई करना है, तो उसमें मैं अभी बैंक में जॉब करता हूँ जी, तो उसमें मेरी बेसिक सैलरी प्लस टेरिटोरियल अलाउंस मिलके 18,000 हो रहे हैं जी। सही है। और मैंने लास्ट 5-6 मंथ्स में मैंने अराउंड 1,000 पाउंड का काम ऊपर किया है ओवर टाइम जी। तो मैंने ये पूछना था कि या ये इंक्लूड होगा मेरी टोटल इनकम में? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरे 3 क्वेश्चन है टोटल। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक फॉर्म में एप्लीकेशन में लिखा है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज वीजा, यस और नो। मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी और मेरे को फर्दर ऑन जो अपील में मुझे
अलाउ हो गई थी और वीजा मिल गया था। जी ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा था, मेरी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शो करूं बेटर है, मैं क्योंकि मैं टैक्सी भी पार्ट टाइम करता हूं, जी जी, तो ये शो करना जरूरी है या सिर्फ मेरी इनफ होगी इनकम जो बैंक की है? आप पहले वीज़ा ये किधर तीन से, question। बाहर से आए थे आप, पाकिस्तान या इंडिया वगैरह से लेके आए थे वीज़ा, स्पाउस वीज़ा? नहीं, मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था। तो 2013 में मेरी शादी हुई थी। जी। तो 2015 में मुझे जाकर वीजा अपील पे जाकर मुझे मिला था। जो स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा डिपेंडेंट जी। ठीक। तो उस वक्त आपकी जो स्पॉन्सर थी, उनकी क्या इनकम थी उस वक्त? उस वक्त इनकम उनकी 10,000 थी। अच्छा, तो और आपकी? मेरी थी उस वक्त अराउंड 10,000 थी उस वक्त, 20,000 थी टोटल। दोनों की। अभी आपके बच्चे हैं साथ? सो अभी मेरी वाइफ जॉब नहीं कर रही, सिर्फ मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। हाँ, ठीक है। अभी जो वो क्राइटेरिया 18,600 का, वो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन के पे था, सेकंड एक्सटेंशन में वो नहीं होता। उसमें सिर्फ ये है कि सफिशेंट आपके पास इनकम होनी चाहिए जिसमें आप दोनों आप अकोमोडेट कर सकें, पब्लिक फ़ंड पे आप ना जाएं, और आप दोनों की लिविंग में जो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड वो पूरा होना चाहिए। 18,600 वाला उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो वीज़ा आप कहते हैं कि रिफ्यूज़ हुआ और अपील पे हुआ, तो आप लिखें उसमें कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और मुझे अपील पे जो जाके अपील मेरी लागू हुई थी, उस वाले से मैंने वो किया था। नंबर 3, जो सेल्फ एम्प्लॉयड का आपने लगा, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास वो सारे, अगर आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, सिटी 600 आपके जो अकाउंट हैं वो, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ऐसे 300 वो आप साथ, जो टैक्स रिटर्न है आपकी, वो साथ लगा दें, तो आपकी इनकम इसमें प्रूफ हो जाएगी और इसमें आपको कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो अस्सलाम। जी, मैं असदुल्ला बोल रहा हूँ जी जी लंदन से। जी, मेरा ये पूछना था कि मैंने और मेरी मदर ने सालिम किया हुआ है। जी, ज़रा ज़ोर से बोलें। मेरी मदर ने और मैंने सालिम किया हुआ है जी। तो मैंने ये पूछना था कि उसमें अपील में क्या हो हमारा ना। अच्छा, तो कितने टाइम लगेगा अपील से आने में? नहीं, अपील आपने अपील की हुई है या अपील हेयरिंग होगी है या होनी है, या कब अपील की? ये हेयरिंग, ये लिवरपूल जाके हमने दिया है लेटर वगैरह जी। उससे पहले हमारी 2-3 दफा जो है ना, हमने लिवरपूल में लेटर दिए हुए हैं। नहीं, वो अपील तो नहीं होती ना, लिवरपूल में अपील नहीं होती। लेटर दिए वो फ्रेश एप्लीकेशन के दिए हुए हैं जी, फ्रेश एप्लीकेशन दी है। हाँ, वो कब दी आपने? ये तकरीबन हो गए हमको 3 महीने हो गए। ठीक है, वेट करें, क्योंकि फ्रेश एप्लीकेशन जो उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो सारा कुछ आपका देखते हैं। जो आपने फ्रेश डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप फ़र्ज़ करो इंडिया से है या पाकिस्तान से हैं, तो वो वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से। उसमें टाइम लगता है और वो सारी कंसल्टेशन में टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके तक मज़ीद 2-3 महीने लग जाएँ, 6 मंथ या 1 साल भी लग सकता है। लिहाजा वो फ्रेश एप्लीकेशन में फ्रेश एविडेंस को वो ज़रा बड़ा थरोली चेक करते हैं, देखते हैं, उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो इसलिए अभी आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी भाई, एक पूछना था कि मेरा भाई पाकिस्तान में है, उसने शादी की है, इधर ब्रिटिश लड़की है जी, और अभी तकरीबन 5 महीने हो गए हमने अप्लाई किया हुआ है जी। अभी तक कुछ उनकी तरफ से नहीं आया कि जी। उनकी जो है ना, उनकी अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो स्पाउस वीज़ा पे उनको है कि 6 मंथ का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि अगर 6 महीने तक हम आपको जवाब ना दें, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस वाया ईमेल, करें, लिखें, जो भी, 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा जी। अच्छा, 6 महीने का टाइम होता है? 6 मंथ टाइम होता है, हाँ जी। जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। ओके भाई। नेक्स्ट कॉलर जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मैं वकील साहब से बात कर सकता हूँ? जी, बोल रहा हूँ जी, मेरा सवाल है वकील साहब कि मैं 2005 में आया था
जी शादी करके। जी तो उसके बाद हम मियाँ बीवी में दोनों में नहीं बनी, तो जिसकी वजह से हम सेपरेट हो गए। जी तो अभी मुझे 14 इयर्स हो गए हैं इस मुल्क में। जी। क्या मैं अपना ह्यूमन राइट में केस डाल सकता हूँ? नहीं, तो आप 2005 में आए थे, शादी करके आए थे, तो उसके जी, बाद शादी करके आए थे। उसके बाद हम सेपरेट हो गए। तो सेपरेट कब सेपरेट हुए आप? तकरीबन 3 माह के बाद सेपरेट हो गए थे। तो उसके बाद और उस वक्त से आप फिर कैसे रह रहे हैं? ओवरस्टे हो गए हैं आप? जी, ओवरस्टे हो गए हैं। अच्छा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आया ह्यूमन राइट की दाव पे केस डाल सकता हूँ? आर्टिकल 8 पे तो आप आफ्टर 3 साल के बाद आप किसी वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप समझें कि जो लॉन्ग रेजिडेंट बेस पे है तो वो आप 20 साल बाद डाल सकते हैं, लेकिन 14 साल में भी आप आर्टिकल 8 पे आप अगर इधर आप जो भी काम वगैरह करते रहे हैं या जो भी आपके यहाँ पे दोस्त बने हैं, जैसे कि मैंने पहले अपने स्टार्ट में बताया है कि जो भी आपके पास एविडेंस है वो सारी आप कलेक्ट करके वकील साहब को मिल के किसी अच्छे लॉयर को मिल के उनके साथ वो बैठ के आप एप्लीकेशन चेक कर लें कि आपके पास क्या क्या एविडेंस है जिसमें आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास लेट्स से कि बैंक स्टेटमेंट है, डॉक्टर का लेटर है, आप यहाँ पे जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती वगैरह रही है उनकी तरफ से लेटर्स हैं, तो ये सारी कलेक्टिव एविडेंस ये आप लगा के तो आप आर्टिकल 8 की ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होम ऑफिस को कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? जी जी, पूछें जी। जी सर, मेरा नाम अली अहमद है। मैंने पूछना था कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, इस वक्त 18,900 मेरी इनकम है जी। मैं अपनी वालदा को स्पॉन्सर कर सकता हूँ? जी। आप ब्रिटिश नेशनल हैं? ब्रिटिश नेशनल हूँ सर, और मेरी फैमिली है, लेकिन बैंक्रप्सी 5 साल पहले बैंक्रप्सी के बाद मैंने इनसे बेनिफिट लेना शुरू किया था, हाउसिंग बेनिफिट और वो जो टैक्स क्रेडिट होता है जी। अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी ग्रॉस इनकम 18,900। कब से? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं किसी तरह भी अपनी वालदा को नहीं, अभी आप आप बेनिफिट ले रहे हैं? जी, स्टिल ले रहे हैं। कौन से बेनिफिट ले रहे हैं आप? हाउसिंग और टैक्स क्रेडिट। अच्छा, हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं और टैक्स क्रेडिट। वो मेरी फैमिली भी है, 3 बच्चों की। जी। अच्छा, क्या फुल हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं या पार्ट हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं? पार्ट। हाँ, तो ठीक है, अगर आपकी इनकम ठीक है और पार्ट हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं। वैसे तो होता है कि आप पब्लिक फंड्स पे नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सम सर्कमस्टेंसेस अपनी वालदा को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पूछना था कि मेरी एक फ्रेंड है, वो 2012 में यहाँ से इस्लामी डिवोर्स लेके ना तो पाकिस्तान चली गई थी। उनकी शादी यहाँ पे पाकिस्तान से हुई थी और यहाँ पे आई नहीं थी जी। तो जब वो फ्यू ईयर बैक जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पे आई थी, उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा शादी की है, तो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रही थी। तो उनको पता चला कि उनके जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने उनके नाम पे ना क्लेम किया हुआ है और अब उनको HM रेवेन्यू से लेटर आके वो डेप्ट में है, उन्हें पैसे जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो क्या इस चीज का उनके हस्बैंड के केस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, HM रेवेन्यू के किस बेस पे उनके पैसे उनको क्या टैक्स के या किस हवाले से? उन्होंने कोई टैक्स क्रेडिट अप्लाई, उसके एक्स हस्बैंड ने उसके नाम पे कोई टैक्स क्रेडिट अप्लाई किया हुआ था, जो क्योंकि वो अवेयर नहीं थी, वो यहाँ इस कंट्री में ही नहीं थी। आप तो वो फिर ऐसा करें ना कि आप कोई अकाउंटेंट या उनको खुद डायरेक्ट HMRC को लिखें कि जिस डेट की आप इन्होंने टैक्स क्रेडिट लेते रहे हैं मेरे बिहाफ में, ये मेरे पासपोर्ट की कॉपी, मैं तो थी नहीं इधर, मैं तो इस मुल्क में थी नहीं, उसके बाद मैं इतने अरसे बाद लेकिन मुझे लगता है कि वो जो जिस अरसे में जो है वो टैक्स क्रेडिट है वो उस अरसे इधर थी, लेकिन वो डिफरेंट एड्रेस पे रह रही थी, तो वो भी उनको प्रोवाइड करें। क्योंकि डिवोर्स हो चुकी हुई थी, लेकिन उनकी जो एब्सोल्यूट डिवोर्स है वो लेट हुई है, वो लास्ट ईयर हुई है।
नहीं, लेकिन जो इस्लामिक उनकी डिवोर्स हुई थी उसका कोई प्रूफ है उनके पास, एविडेंस है? हाँ जी जी जी, जो तो उसका वो यूनियन काउंसिल से अप्रूव्ड है। हाँ, तो वो उनको लिखें, एविडेंस दें इस्लामिक डिवोर्स की, कि हम इस्लामिक डिवोर्स के बाद ऑब्वियसली हम इकट्ठे रह नहीं सकते, और उसके बाद ये रिसीव करते रहे मैं, तो उसके बाद इस एड्रेस पे रहती रही हूँ, ये मेरा प्रूफ है। तो आप ये मुझे कैसे ये नोटिस भेज सकते हैं? ये लेता रहे, इनको इनसे इससे रिकवर करें, ना कि मुझसे रिकवर करें। तो वो एक तो वो अगर एविडेंस प्रोवाइड करेंगी विद गुड जो है वो कमेंट्स, तो वो इनको वो वेव हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको इस वाले से उन पे अगर वो इसको साबित कर देती हैं तो फिर उनके हस्बैंड के वीज़े पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जिन या मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है, जिन कॉलर्स की मैं कॉल नहीं ले सका या डिटेल में जवाब नहीं दे सका, तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्स योर क्वेश्चन, और आपको जितना भी एक्सप्लेन कर सकूँ मैं करूँगा। तो हम इंशाल्लाह मैं दोबारा ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, और प्रोग्राम कानूनी मशवरे दोबारा हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके जी, छोटी सी ब्रेक। Kenton Solicitors, one of the leading firm of proficient legal experts, immigration, property, injury claim. Call us now on 0208 907 2444. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम कानूनी मशवर के साथ मैं हूं चौधरी अंसर। आपके कॉलों का जवाब दे रहा हूं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंट जो चेंजिंग्स वो आने वाली हैं आफ्टर ब्रेक्सिट। अगर ब्रेक्सिट हो गया तो डिफरेंट, और अगर नहीं भी होता तो शायद वेरी नियर फ्यूचर इमिग्रेशन में वो जैसे नॉर्मल रूटीन में उनकी चेंजिंग्स होती हैं। तो वो मैंने आपको एप्लीकेशन के वाले से पहले बताया कि जो लोग अपना एप्लीकेशन डिफरेंट कैटेगरी के एप्लीकेशंस करते हैं, मेक श्योर के पहले गाइडलाइन होम ऑफिस की चेक करें, उसके मुताबिक एप्लीकेशन करें, क्योंकि रिफ्यूज़ होने के बाद आपको एक तो आजकल फ़ीस बहुत बढ़ गई है। IHS फ़ीस जैसे पहले 500 पाउंड होती थी, आज अब उन्होंने 8 जनवरी के बाद 1000 कर दी है। फिर वो आपको कास्टली, फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव कास्ट, एप्लीकेशन फ़ीस कास्ट, तो नियरली आपका काफ़ी ज़्यादा। तो सो मेक श्योर कि जब आप एप्लीकेशन करें ये सारी चीज़ें पहले अपनी वो चेक कर लें कि ये सारा कुछ जो है वो ठीक है। आप वकील साहब से मशवरा कर लें, जो भी आपके नज़दीक लॉयर हैं, सोलिसिटर्स हैं, उनसे मशवरा करके मेरी आपको बेस्ट एडवाइस हर दफ़ा यही होती है कि उन प्रोफेशनल लोगों से आप अपनी एप्लीकेशन करवाएं, ताकि आपको कल बाद में कोई ऐसी परेशानी ना हो। तो जैसा कि मैंने अभी आप पहले एक कॉलर भी थी, वो एक बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारी जो है वो जो उनका पीरियड जब कंप्लीट हुआ, तो वो जैसे कह रहे थे कि मैंने पहले एप्लीकेशन दी है और उसके बाद फिर कह रहे थे हमने अपील की है। हालांकि दी उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन थी, और उसमें उनका जो टाइम फ्रेम है फ्रेश एप्लीकेशन का वो आजकल जो है कम से कम 5-6 मंथ और 1 साल भी ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। जी कौन साहब कहाँ से जी? हेलो जी सर, एक छोटा सा सवाल था। मैंने अपने बच्चे के लिए और मिसेज के लिए अप्लाई करना था। और मिसेज के लिए टीबी टेस्ट जरूरी है और बच्चे के लिए भी टीबी टेस्ट करना होगा। बच्चे की एज क्या है जी? बच्चे का 6 महीने का है। नहीं बच्चे के नहीं, सिर्फ मिसेज का जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, मैंने पूछा कि मैंने 3 पहले अपनी मम का अप्लाई किया था, बेबी होना था मेरे, बट वो रिफ्यूज हो गया। क्या अब मैं दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ या फिर थोड़ी देर करूँ? विजिट के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी विजिट के लिए किया जो था। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया वो वो जो ऑब्जेक्शन लगाया वो देख लें, क्या ऑब्जेक्शन लगाया, वो ऑब्जेक्शन खत्म करके दोबारा एप्लीकेशन दे सकती हैं आप, कोई मसला नहीं। ओके, लाइक उनके नाम पे ना कुछ था नहीं प्रॉपर्टी वगैरह, तो अभी भी थोड़ी कंडीशन तो सेम ही है, तो क्या अभी फिर वेट करें? उन्होंने क्या कहा कि इनके नाम पे कोई चीज़ नहीं इधर? सॉरी, क्या उन्होंने कहा, रीज़न क्या लगाया कि इनके नाम पे कोई चीज़ नहीं यहाँ पे?
हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह का ही लगाया था कि बैंक का कुछ ज्यादा नहीं है इसके कारण। हाँ नहीं, लेकिन आपने वहाँ से पे उनका कोई बैंक बैलेंस शो किया था? हाँ जी किया था, बट वो एंट्री ना थोड़े टाइम पहले की थी, इसके कारण उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपने जाने के 1 मंथ पहले पैसे डिपॉजिट करवाए हैं इसके लिए। तो कितने पैसे डिपॉजिट करवाए थे? उनमें 2.5 लाख था। हाँ, उसमें कोई रीज़न साथ लेटर वगैरह दे देना था ना कि ये किधर से पैसे आए हैं, तो एक्सप्लेन कर देते आप एप्लीकेशन के साथ कि जो हमने डिपॉजिट कराया ये पैसे किस जगह किस सोर्स से आए हैं, तो फिर शायद वो ऑब्जेक्शन ना लगाते। तो वो पैसे अगर अभी तक उनके अकाउंट में ही हैं तो अब आप दोबारा एप्लीकेशन दे दें, साथ लिख दें कि ये जो पैसे आए थे या जो आ रहे हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं, तो देन दे विल बी सेटिस्फाइड। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, यासिर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। अडॉप्शन का प्रोसीजर पूछना था पाकिस्तान से जी। खास तौर पे अगर किसी अजीज का बच्चा अडॉप्ट करना हो जिनके हस्बैंड जो हैं वो रिसेंटली फोत हुए। जी जी, तो इसका जरा तफसील से बता दीजिएगा क्या प्रोसीजर होगा। आपने वहाँ से पहले लोकल गार्जियनशिप ली जाए तो क्या प्रोसीजर? हाँ नहीं, आपने पहले वहाँ पे अडॉप्शन, वहाँ पे जो जिधर भी उधर बच्चा रहता है या वो उस लोकल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में आपने अडॉप्शन उनकी फ़ाइल करनी है। उनके पेरेंट्स से वो कॉन्सेंट देंगे कि हाँ हम एग्री हैं इनकी इसकी अडॉप्शन के लिए, तो वो कोर्ट से पहले वो अडॉप्शन जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा और उसमें उनकी कॉन्सेंट पूरी शामिल होगी। उसके बाद जब वहाँ से आपकी वहाँ की लोकल कोर्ट से आपकी अडॉप्शन हो जाएगी तो फिर उसका प्रोसीजर आप यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे यूके से। सोशल सर्विसेज उनको जो होम स्टडी रिपोर्ट बनेगी, जो यहाँ का एक प्रोसेस है, तो फिर आपको उसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसकी एप्लीकेशन अडॉप्शन की एप्लीकेशन देंगे। जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये मुझे 2 बातें पता करनी थी। एक तो ये कि अब मैंने मेरे बेटे ने अप्लाई करना है नेशनलिटी के लिए जी। तो मेरा बेटा यहाँ मेडिकल स्टूडेंट है और मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो मैंने होम ऑफिस से चेक किया था तो उन्होंने कहा फिर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसमें टेस्ट तो मतलब मोर देन जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है तो भी देना पड़ेगा या उस पर कोई लेटर दे सकते हैं कवरिंग? कब आपने किया था ये टॉफल? मैंने तो 2000 में किया था। 2000 में? हाँ जी, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से। नहीं, वो तो अब वो 2000 में किया था ना आपने? हाँ जी, वो तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है, लाइक टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। नहीं, लेकिन वो अब उसके बाद काफ़ी चेंजिंग आई हैं, तो आपको नया ही करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके भी। जिसका ये B1 होगा जो टेस्ट जी होगा? B1 जी B1। और बेटे के लिए मतलब वो मैंने उससे पूछा था कि वो पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी से लेटर उसने का नहीं, लेकिन वो एग्जाम जब तक नहीं डिग्री नहीं आने में जब तक यहाँ से आप वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं लेगा उसको वो अंडर ग्रेजुएट हो तो उसको वो लेना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेटर काफी नहीं होगा? नहीं अंडर जो हाँ जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेंगे वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उसके लिए क्योंकि अभी तो वो स्टूडेंट है, जॉब नहीं करता और मेरा भी मतलब हाउस वाइफ ही है, थोड़ा सा पार्ट टाइम काम है, तो उसमें कोई इसमें लिमिट वगैरह भी होती है? डिफरेंट स्टेट हम दोनों के पास है, तो कोई जरूरी है कि आप पैसे भी कमाते हो वरना मिल जाती है ऐसे? नहीं, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन नहीं है उसमें। अच्छा, नेशनलिटी के लिए जरूरी नहीं है नहीं कि कोई आपकी इनकम हो कोई सर्टेन अमाउंट? जी नहीं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैं एक सवाल पूछना जी कि मेरे को इंडेफिनेट तकरीबन 4-5 महीने होने लगी है जी, तो ਉਹਦੇ ਚ मैं यूरोप ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੀ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ नो प्रॉब्लम हेलो हेलो जी जी हेलो ये हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ये अपना टीवी ज़रा बंद करें आप पहले हेलो हाँ जी मैं क्या मैं आप टीवी वालेकुम सलाम ये टीवी अपना बंद करें तब आवाज़ आपकी आएगी सही जी जी ये टीवी बंद करें अपना हेलो आवाज़ आ रही है हाँ जी बात करें जी जी अच्छा हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी मैंने ये पूछना था कि मैंने वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना पाकिस्तान से जी तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है और मेरी ने तो वैसे इंग्लिश टेस्ट और टीबी टेस्ट करवा लिया जी तो इधर से मुझे डॉक्यूमेंट्स जो बनाने हैं कौन से हैं और यहाँ से मैं कर सकता हूँ जी जी कर सकते हैं आप यहाँ से ही करनी है आपने एप्लीकेशन आपकी जो है वो आप क्या एम्प्लॉई है सेल्फ एम्प्लॉयड है मैं एम्प्लॉयड हूँ तकरीबन 21,000 तक मेरी वेजेस है एम्प्लॉई हैं आप जी 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 तो आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं और कितने अर्से से आपकी ये 21,000 है ये मेरी तकरीबन लास्ट 6-7 महीने हो गए मुझे अच्छा हाँ तो आपको अपने लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप्स जी बैंक स्टेटमेंट जी एम्प्लॉयर का लेटर जी जी जिसमें लिखा हो कि आपने जॉब कब स्टार्ट की थी जी जी आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है जी जी ये टेम्परेरी है या परमानेंट है और आपकी सैलरी क्या है ओके ये तीनों चीज़ें उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट वेडिंग फोटोग्राफ आपने अगर पाकिस्तान विजिट किया है तो उसका जो आपका कोई प्रूफ पासपोर्ट के स्टैंप वगैरह जो जी जी और वहाँ पे विजिट किया आपकी वाइफ वगैरह के साथ आपकी पिक्चर्स जी जी और ये चीज़ें आपने और आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको अकोमोडेशन का बताना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है ये सारी चीज़ें जो है ये करके तो आप लोकल किसी लॉयर से अपने मिल लें और उनको बता दें तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन कर दें अगर आप खुद करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी उसका वो पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे जमा कराएंगी बाकी सारी चीज़ें मैरिज सर्टिफिकेट टीबी टेस्ट इंग्लिश टेस्ट सारा कुछ और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो सारी इधर भेजेंगी आपको और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेफील्ड होम ऑफिस में भेजेंगे लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि आप ये बड़ी सेंसिटिव एप्लीकेशन है आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए किसी सोलिसिटर से ये एप्लीकेशन करवाएं जी ठीक नेक्स्ट कॉलर जी वालेकुम सलाम जी 2 सवाल करने हैं एक तो ये कि मैंने फ्रेश क्लेम जमा कराया है लिवरपूल जाके मेरे साथ जो है 2 बच्चे हैं एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है एक 9 इयर्स का है इसमें मेरिट कितना है और कितना टाइम ले लेते हैं ये फ्रेश क्लेम के लिए थैंक यू ओके जी आपने फ्रेश क्लेम किस बेस पे जमा करवाया लिवरपूल में क्या आप सालम का केस आपका क्या ह्यूमन राइट के ऊपर बच्चे मेरा एक बच्चा जो है वो 10 साल का यहीं बोर्न हुआ उसको पासपोर्ट मिल गया पहले अच्छा हमने असाइलम किया था लेकिन वो रिफ्यूज हो गया था अच्छा तो आपके बच्चे को 10 साल हो गए इधर 10 साल ऊपर 11 साल का हो गया अब तो लेकिन उसका ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया नहीं तो लेकिन फिर आपने क्या वो 7 ईयर रूल पे एप्लीकेशन जमा कराई है क्या किया आपने नहीं अभी पहले असाइलम था लेकिन वो सारे नहीं मैं असाइलम नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आपने किस बेस पे ये एप्लीकेशन जमा कराई आपने 7 ईयर रूल पे करवाई है या 10 ईयर वाले पे नहीं हमने वो 7 इयर्स की एक बच्चा 9 का है एक बच्चा 11 का है तो उस बेस के ऊपर वो ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली 7 साल वाली कैटेगरी उस पे जमा करवाई है जी 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 कब करवाई है अभी रिसेंटली दिसंबर में ही कराई हाँ नहीं फिर अभी तो टाइम लगेगा ना उसको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे कितना टाइम और क्या मेरिट होते हैं इसमें नहीं वो उसका आपके बच्चे अगर 10 साल के इधर और ब्रिटिश नेशनल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा
और 3-4 महीने वो ले लेंगे इसमें डिसाइड करने में जी। तो नाजरीन, आज हम प्रोग्राम का जो है वो हमारे तकरीबन इख्तिताम को पहुंच रहा है और मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो आप लोगों के कॉल इंक्वायरी रह गई हैं उनका जवाब दूंगा। और मीनवाइल आप जो मेरी स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और उसमें मैं कोशिश करूं कि आप सबके सवालों को का जवाब दूं जितना मैक्सिमम हो सका। तो मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। चौधरी अनसर को प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ इजाज़त दें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी टाइम पे नेक्स्ट फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच टू लिसनिंग मी और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।